Hello newcomers, welcome to class 10th. As you all know that a room without book like a body without a soul. Firstly I will introduce to your books. तो पहले ये हैं आपकी एसएस की बुक्स। एसएस में इकोनॉमिक्स के ये आपके चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इजी हैं। फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट, सेकंड है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थर्ड है मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, फिफ्थ है कंज्यूमर्स राइट। इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स बहुत ही आसान हैं, इसलिए आज मैं आपकी स्टार्टिंग भी इकोनॉमिक्स से ही कराने वाली हूँ कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो इकोनॉमिक्स से ही पढ़ाया जाएगा। सेकंड है ये आपकी जियोग्राफी की बुक। ऐसी आपकी जियोग्राफी की बुक है जो कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो है, देख सकते हैं आप ये इसका सिलेबस देखिए। इसका सिलेबस भी काफ़ी आसान है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अगला है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड है वाटर रिसोर्सेज, उससे अगला एग्रीकल्चर, उससे अगला मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, फिर नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, देन नेक्स्ट है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान हैं और मैं आपको कोशिश करूँगी कि बहुत आसान तरीके से इनको पढ़ाऊँ। नेक्स्ट बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसमें मैं आपको द बेस्ट कराने की कोशिश करूँगी। पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है वो अगर दूसरे ऑथर की बुक लेते हैं तो उसमें। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, यानी कि जो पावर है उसका बंटवारा। सेकंड है फेडरलिज्म, ये आपके लिए अभी नया टॉपिक है लेकिन ये आपको आगे तक काम आने वाला है। ये आपको बीए में और जब आप 11th-12th में होंगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, फोर्थ है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, फिफ्थ है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, उससे अगला है पॉलिटिकल पार्टीज़। नेक्स्ट जो 7th चैप्टर है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड 8th है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके चैप्टर्स थे और आपने देखा कि ये भी बहुत आसान है लेकिन आपको अभी न्यू वर्ड्स लग रहे हैं शायद, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लगे। नेक्स्ट बुक है हमारी हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये भी एनसीईआरटी की प्रेफरेंस वाली बुक है जो एनसीईआरटी द्वारा लगाई गई है। देखते हैं अब इसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं। इसके चैप्टर्स भी आसान हैं। फर्स्ट है इवेंट्स इन प्रोसेस में जो सेक्शन फर्स्ट दे रखा है उसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का जो शुरुआत थी या राइज था वो कैसे हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया। जो सेकंड सेक्शन है वो है लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। इसमें है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये थोड़ा सा हम इसका सेक्शन जो है वो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, जो कि ग्लोबलाइजेशन वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कब से हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ये हमारा 6th क्लास से चलता आ रहा है तो आपको ज़्यादा इस पर दिक्कतें नहीं होंगी। नेक्स्ट है सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, की प्रिंट की शुरुआत कब से हुई, किसने स्टार्ट किया, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये थी आपकी एसएस की बुक्स। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इंग्लिश की बुक्स। इंग्लिश के 2 बुक्स हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द फर्स्ट राइट। इन दोनों के चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आपको इनको पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है। फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर हम देखते हैं। फर्स्ट फ्लाइट के भी जो चैप्टर्स हैं वो बहुत आसान होने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू द गॉड। उसके बाद इसमें 2 पोएम्स दी गई हैं, इनके ऑथर्स के नाम है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। नेक्स्ट है जो सेकंड चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा कि ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है अ टाइगर इन द जू, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद 2 स्टोरीज़ दी गई हैं अबाउट फ्लाइंग, कैसे उड़ान भरी जाए, उसमें है हिज फर्स्ट स्टोरी और जो दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों ही स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर से पोएम दी गई है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और जो सेकंड पोएम है वो है द बोल पोएम।
उसके बाद फिर 4th चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी से। एनी फ्रैंक की डायरी कई बार आपका नोवेल दिया जाता है, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले दिया जाता था कि नोवेल से भी क्वेश्चंस आते थे। तो 2 नोवेल होते हैं, एक तो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का नोवेल होता है और दूसरा नोवेल होता है हमारा हेलन केलर का। तो अभी मैं उसके बारे में आपको चेक कर दूँ कि बता दूँगी बाद में कि आपका नोवेल आने वाला है या नहीं। हमारा नेक्स्ट जो 5th चैप्टर है वो द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है द 100 ड्रेसेस। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी दिया गया है द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड। उसके बाद फिर से पोएम आ गई है एनिमल्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा। और उसमें 3 यूनिट्स दी गई हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की झलक। उसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक बेकर। सेकंड है कॉर्ज, अ टी फ्रॉम असम, ये 3 यूनिट्स हैं। फिर से पोएम आ गई है आपकी, काफ़ी सारी पोएम्स भी दी गई हैं इसमें। द ट्रीज़, ये आपकी नेक्स्ट पोएम है। मुजबिल द आउटर, ये वाला चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो मतलब इन्जॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपकी पोएम फॉग, ये भी इंटरेस्टिंग पोएम है। मैडम राइड्स द बस, इसके बारे में तो क्या ही बताऊँ, ये तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं आपके। जो अगर मैं बताऊँ कि फर्स्ट फ्लाइट के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत आसान होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, आप पढ़ेंगे तो मतलब बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। नेक्स्ट है जो आपका द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपकी पोएम है। उसके बाद द सरमन एट बनारस, ये आपका 10th चैप्टर है। उसके बाद फिर से एक पोएम है फॉर एनी जॉर्जी। उसके बाद 7th है द प्रपोजल, 11th जो चैप्टर है वो है द प्रपोजल। ये सब आपके चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट के। अब उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये वाली बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो आपको मैं अभी दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं। ये इसके चैप्टर हैं अ थेरेपी ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो बुक का नाम भी है वहीं आपका चैप्टर भी दिया गया है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर और होली, ये सब इसके 10th चैप्टर रह गया है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये सब इसके चैप्टर्स हैं कौन से के, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नेक्स्ट है, अब हम आपको बुक दिखा देते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की ये बुक है आपकी, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th है आपकी, ऐसे दिखने वाली है ये बुक। NCERT की बुक है, क्योंकि मैं हमेशा NCERT को प्रेफरेंस करती हूँ। NCERT इज़ द बेस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपके पेपर्स आते हैं वो NCERT से आते हैं। ये आप सिलेबस देख सकते हैं कि ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, इसको मैं रीड करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। और अभी हमें पक्का श्योरिटी के साथ पता नहीं है कि भाई आपके टर्म 1 टर्म 2 में होंगे या पहले की तरह होंगे या फिर कैसे होने वाले हैं आपके पेपर्स। तो उसके लिए हमें सारा सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, या तो टर्म 1 में पढ़ लो, टर्म 2 में पढ़ना है, पढ़ना तो सारा ही है। तो इसलिए हम पूरा सिलेबस एक साथ स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये नेक्स्ट है आपकी हिंदी की बुक। जब हमें उसके बारे में पता चलेगा कि टर्म 1 होने वाला है, टर्म 2 होने वाला है, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये क्षितिज की बुक है, क्षितिज भाग 2, क्योंकि क्षितिज भाग 1 आपके 9th क्लास में आ गई थी, और एक कृतिका भाग 2 है, क्योंकि कृतिका भाग 1 आपके 9th में आई थी। ये आप इनका सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देंगे तो उसमें फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए हम सिलेबस को सिर्फ दिखाएंगे आपको। सिलेबस रीड आउट करने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए यह आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ये आपका क्षितिज का सिलेबस है। अब हम कृतिका का सिलेबस दिखाते हैं। कृतिका के एक से एक चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग वाले हैं, अगर आप पढ़ लेंगे ना तो मतलब आपको मन करेगा कि आप इनको पढ़ते ही रहें। ये देखिए इनके चैप्टर्स के नाम यहाँ पे भी दिए गए, थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन भी है, इनमें क्या क्या है। ये इनके नाम हैं, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, एडी ठैया, झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ, ये सब इसके क्या हैं चैप्टर्स हैं। और लास्ट में हमें लेखक परिचय दिए गए सभी चैप्टर्स के, तो वो भी हमें रीड आउट थोड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है अब हमारी साइंस की बुक। साइंस की बुक ये है आपकी, जो कि NCERT की ही है। अब इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, ये देखिए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है। केमिकल रिएक्शंस हैं और उनकी इक्वेशंस हैं, उसके बाद एसिड बेस है,
कि एसिड क्या होते हैं, एसिड खट्टे होते हैं, और बेस कैसे होते हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, एसिड खट्टे नहीं होते, बेस खट्टे होते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स ये पढ़ना है हमें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की कैसे क्लासिफिकेशन की गई है, और ये आगे के चैप्टर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इको से स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट के, तो डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। क्योंकि मुझे पता है कि 10th क्लास में कई बच्चे हिंदी मीडियम में लेते हैं और कई बच्चे इंग्लिश मीडियम में, तो हम दोनों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। तो जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो उस लैंग्वेज में समझ सकता है। तो ये वाली डेफिनेशन जो आपको दिख रही है वो हमने गूगल से निकाली कि डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द गूगल कि डेवलपमेंट होता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, यानी कि बड़ा बनना, स्ट्रॉन्ग बनना, बेटर बनना दूसरे से, या फिर कुछ और बनना, वो क्या होता है। और ऑफ मेकिंग समबडी और समथिंग टू डू दिस, ये अकॉर्डिंग टू द गूगल डेवलपमेंट है, यानी कि विकास है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल में बात करें कि डेवलपमेंट होता क्या है, तो डेवलपमेंट होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। किसी के लिए डेवलपमेंट होगा कि भाई घर, उसका डेवलपमेंट है। किसी के लिए कार मिल जाए तो भाई हम जॉब कर लेंगे, इस कार को हम रेंट पे लगा देंगे और यहाँ से पैसा कमाएंगे। किसी के लिए डेवलपमेंट है भाई कि सड़क बना दे, सड़क बन जाएगी तो उसका व्यापार अच्छे से होगा, जो उसके ट्रक्स हैं वो प्रॉपरली लोड होके एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। क्योंकि जगह अगर सड़क टूटी हुई होगी तो सड़क से जाना इज़ इम्पॉसिबल ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट कॉल्स। तो इसमें आपको एक टेबल दिखाई गई है आपकी बुक के अंदर, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, और वो वाले आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टेबल है आपकी डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। इसमें है कैटेगरी ऑफ पीपल, कैटेगरीज दी गई हैं किसके लिए क्या। इसमें दिए गए हैं उनके गोल्स क्या होते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या होती है, क्या उनको क्या चाहिए होता है। फर्स्ट है लैंडलेस रूरल लेबर, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीनहीन, जो गरीब और यानी कि ग्रामीण जो लेबर है वो, उसकी मनोकामनाएं क्या होंगी। मोर डेज ऑफ वर्क, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, एंड बेटर वेजेस, अच्छा उसको जो वेजेस हैं या कहें जो उसको दिहाड़ी मिलती है वो। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चाइल्ड, यानी कि जो गांव में स्कूल होते हैं ना, वो उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। और उनका क्या मानना है कि उनके साथ में कोई भी भेदभाव ना हो, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सोशली, यानी कि सामाजिक भेदभाव होता है वो ना हो, और उन्हें भी एक बार ये मौका मिले कि वो गांव के लीडर बन सके। अगला है प्रोस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब। पंजाब का एक पूर्णतः संपन्न जो कि फार्मर है, उसके क्या मनोकामनाएं होंगी, वो हैं एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम, यानी कि उसकी जो फैमिली है उसकी इनकम बहुत अच्छी हो। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस, यानी कि जो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे भी ज़्यादा हायर सपोर्ट प्राइस के ऊपर उसकी जो फसल है वो बिके। फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और वो क्या चाहेंगे, हार्ड वर्किंग, यानी कि जो ज़्यादा काम करें और सस्ता काम करें, वो वाली लेबर उसको मिले। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चाइल्ड अब्रॉड, और वो क्या चाहेंगे कि वो अपने बच्चे को दूसरे देश में यानी कि विदेश में सेटल कर सकें। अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो दिख ही गया होगा। उसको क्या चाहिए भाई, जो काम चाहिए और अच्छी तनख्वाह चाहिए। इसको क्या चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए और काम भी ज़्यादा करे वो। इसको क्या चाहिए कि उसका जो बच्चे हैं वो लोकल स्कूल्स में, यानी कि जो गाँव में स्कूल बने होते हैं उनमें अच्छे से पढ़ लें, या उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन भाई पंजाब का जो फार्मर है उसको क्या चाहिए कि उसके बच्चे अब्रॉड में सेटल हो जाएं, और इसको अपनी वेजेस बेटर चाहिए थी, और इसको क्या चाहिए कि इसकी जो क्रॉप उगी है वो हायर दाम पे बिके। नेक्स्ट है फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि वो किसान जो सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर होता है अपनी फसल को उगाने के लिए, उसको क्या चाहिए, उसको बारिश चाहिए। अ रूरल वूमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, यानी कि एक ग्रामीण वूमेन
फ्रॉम अ लैंड ऑर्निंग फैमिली, यानी कि जिसके पास लैंड है उस फैमिली से जो बिलोंग करती हो, वो उसको क्या चाहिए? अगर लैंड है तो भाई उस पर खेती होगी, खेती होगी तो खेती के लिए सामान चाहिए, तो वो सब उसको चाहिए। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, यानी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, यानी कि जो शहर में रह रहा है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो वाला यूथ, उसको क्या चाहिए? उसको नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि शहर में रहना आसान तो नहीं है, शहर में रहेंगे तो बहुत सारे खर्चे होंगे, और वो खर्चों को उठाने के लिए उसको नौकरी चाहिए भाई। और नौकरी मिलेगी तभी तो वो अपना मतलब जो पेट है या फिर कहीं की अपनी फैमिली है उसको अच्छे से चला पाएगा। अब फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, शहर की अर्बन फैमिली से जो लड़का बिलोंग करता हो उसको क्या चाहिए? उसको तो भाई मौज चाहिए, उसको पैसे चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और अच्छा घूमना फिरना चाहिए। गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उसको क्या चाहिए? सी गेट्स मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए भाई, जितने उसके भाई को मिलते हैं ना उतनी उसको भी चाहिए। एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, और उसको ये भी डिसीजन पावर भी चाहिए कि वो जो चाहती है अपनी ज़िंदगी में बनना चाहती है, फिर जो कुछ करना चाहती है वो भी कर सके। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, यानी कि वो भी क्या कर सके कि अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको अब्रॉड में कर सके, उसको ये वाली चीज़ भी चाहिए। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा रिवर, नर्मदा वैली, जो आदिवासी लोग होते हैं उनको क्या चाहिए भाई? उनके पेड़ सुरक्षित रहें, उनके जो घर हैं वो अच्छे से रहें, ये सभी उनको चाहिए होता है। उनको बाहरी जो ज़िंदगी है उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो पेड़ पत्तों के साथ ही अपना जो गुजारा है उसको चला लेते हैं। इस टेबल के अंदर हमने क्या देखा? डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि अलग अलग इंसान के अलग अलग डेवलपमेंट के गोल होते हैं, बट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, यानी कि जो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता भाई। जैसे कि जो प्रोस्पेरियस फार्मर था उसके लिए था कि उसको सस्ते लेबर चाहिए और काम भी ज़्यादा करें, लेकिन अगर जो गरीब लेबर है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है उसको क्या चाहिए? कि उसको अच्छी वेजेस चाहिए, और वो तो कम दे के और सस्ती दे के खुश है, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर, या दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाशकारी भी हो सकता है। समटाइम्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हर बार, एवरी टाइम्स। पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ कॉज फॉर डेवलपमेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ अपनी अलग से जो चीज़ें होती है ना, उनके लिए अपनी जो इनकम है उसको थोड़ा कम करके भी चल सकता है। यानी कि जो ऊपर वाले हमने टेबल दिखे थे उसमें क्या दिखाया गया था कि जो इंसान है वो इनकम ज़्यादा चाहिए होती है उसको, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको इनकम के सिवा भी कुछ चाहिए होता है। जैसे अभी हमने एक लड़की एग्जाम्पल पढ़ा था, अ गर्ल फ्रॉम अर्बन रिच फैमिली, उसको क्या चाहिए था? उसको फ्रीडम चाहिए था और डिसीजन पावर चाहिए थी, वो इनकम नहीं चाहिए थी उसको। इनकम तो उसके मम्मी पापा के पास बहुत है, तो उससे अलग भी कई बार हो जाता है। ये जो लाइन दी गई है इसके अंदर एक एग्जांपल है कि अगर आपको जॉब ऑफ़र की जाए, एक में तो आपको होगा कि आपकी जो जॉब है वो फिक्स हो जाएगी और आपकी जो फैमिली है उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी जो वेजेस हैं वो थोड़ा कम होंगे, यानी कि जो आपकी इनकम है वो थोड़ी कम रहेगी। लेकिन जो दूसरी जॉब है उसमें कहा गया कि आपकी इनकम तो बहुत रहेगी भाई, जितनी आपको चाहिए उतनी इनकम होगी, लेकिन ना तो आपके पास उसमें फैमिली के लिए टाइम होगा और ना ही आपकी ये जॉब है सिक्योर है, ना ही उसकी कोई सिक्योरिटी है, उसको कभी भी आपसे छीन ले जा सकते हैं। तो आप कौन सी जॉब करना प्रेफरेंस देंगे? आपको वही जॉब चाहिए होगी ना जिसमें इनकम थोड़ी भी से कम हो लेकिन जॉब की सिक्योरिटी तो हो। तो इसीलिए कहा गया है कि एवरी टाइम पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट। कैसे कि हमने देखा कि हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं, तो उनका जो सोचने का तरीका है नेशन के प्रति वो भी अलग अलग होगा। अगर हम क्वेश्चन आस्क करें, मतलब अपनी क्लास में ये क्वेश्चन पूछें कि भाई अगर आप को ये मौका मिले कि आपको इंडिया के लिए कुछ करना है तो आप क्या करेंगे, तो हर एक इंसान का आंसर अलग अलग होगा कि भाई ना मैं तो ये काम करूँगा, मैं तो ये काम करूँगा। और तो और आपके खुद के मन में भी यही आएगा कि मेरे को ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी अगर मैं इंडिया के लिए कुछ करने चाहूँ तो उसमें ये लाइन दी गई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पीपल्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट नेशंस ऑफ
नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कि सबके अलग अलग और कॉन्फ्लिक्टेड, एक दूसरे के अंदर विवादित क्या होंगे, डेवलपमेंटल गोल्स होंगे कंट्री के लिए। विवादित कैसे होंगे, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था एक बार कि हर एक इंसान के डिफरेंट गोल्स होते हैं और क्या होता है कि उनके कॉन्फ्लिक्टेड गोल्स भी होते हैं। कैसे, क्योंकि है ना, हर एक के अलग अलग गोल होंगे। भाई एक को चाहिए सस्ती लेबर, एक को चाहिए अच्छी वेजेस, तो कॉन्फ्लिक्ट तो बनाना कि भाई या तो सस्ती ले लो या फिर अच्छे वेजेस ले लो, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्टेड यहाँ पे बन जाता है और काफ़ी जगह पे यही कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उनके आंसर देने हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अ वेसल डम्प्ड 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happens in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. यानी कि एक वेसल भरा हुआ था, उसको क्या, उसमें 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट था, जिसको क्या किया गया कि खुली हवा में डाल दिया गया और कुछ क्या, वो जो समुद्र का किनारा था वहाँ पे डाल दिया गया। और इससे क्या हुआ, ये कहाँ पे हुआ, दिस हैपेंस इन द सिटी, एक सिटी में हुआ, अबीजान इन आइवरी कोस्ट। ये क्या, कहाँ पे है, ये अफ्रीका के अंदर है। द फर्नेंस फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नौसिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया एक्सेट्रा। आफ्टर अ मंथ 7 persons were dead, 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals have contracted a local company of Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद इसकी जो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, भाई ये टॉक्सिक वेस्ट है तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए। किसी को डायरिया, किसी को क्या हुआ कि स्किन रैशेस हो गए, किसी को फेंटेरी हो गई, किसी को जी मचलाने वाली सिचुएशन हो गई, तो सबको अलग अलग सिचुएशन हुए। आफ्टर अ मंथ, यानी कि 1 महीने के बाद क्या हुआ कि 7 persons वर डेड, यानी कि 7 आदमी मर गए। अभी है 20 इन हॉस्पिटल, 20 अस्पताल में एडमिट हैं, एंड 26,000 यानी कि 26,000 जो लोग हैं वो इन सिम्टम्स का इलाज करा रहे हैं कि उनको भी थोड़ी पॉइजनिंग है। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने डील फाइनल की थी इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स, पेट्रोलियम और मेटल में, हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ आयरनी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। कि जो छोटी लोकल कंपनी है वो क्या करे कि ये जो टॉक्सिक वेस्ट है वो अपनी शिप के थ्रू कहाँ पे डाल दे, वहाँ पे उस एरिया में डाल दे, आइवरी कोस्ट के अंदर। तब आपका क्वेश्चन है, हु आर द पीपल हु बेनिफिट एंड हु डिड नॉट, यानी कि किन को बेनिफिट हुआ और किन को नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री, और इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होने चाहिए। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये है आपका, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल फॉर योर विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी। आपके गांव या शहर या फिर जो आपका आसपास का एरिया, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होने चाहिए। आपको इनका आंसर देना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करके। जिसका आंसर द बेस्ट होगा मैं उसको पिन करूँगी। ओके, नाउ आगे का हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे इसमें आपको जो डेफिनेशंस हैं वो याद करनी पड़ेंगी। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू और टेक केयर।